Hi guys, welcome back to Mentor Manthan. My name is Pooja and I am an offline biology educator. Recently मैंने ये चैनल ओपन करा है KVS, NVS, EMRS एंड DSSB एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए. सो रिसेंटली इस चैनल पे वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ फॉर EMRS एंड KVS Tier 2 प्रिपरेशन, जिसमें हम क्लास 9 10th NCERT थ्योरी प्लस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में कुछ MCQs भी. और अगर इसके बाद टाइम बचता है तो देन वी विल कवर 11th एंड 12th NCERT ऑफ बायोलॉजी एज वेल. इस चैनल पे मैं बायोलॉजी ही पढ़ाऊँगी. एंड अभी 9th क्लास का हमने एनिमल टिश्यू टॉपिक शुरू करा था, जिसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं एंड वी हैव कवर्ड एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप वहाँ से जाके कवर कर सकते हो. एंड आज का टॉपिक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक. ऑल्सो ये वीडियोस जो है और कंटेंट आपको पूरा ही बाइलिंगुअली मिलता है. सो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं इसका बेनिफिट ले सकते हो. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये कनेक्शन का काम करेगा, चीज़ों को जोड़ने का और सपोर्ट करने का काम करेगा. फॉर एग्जांपल देखो, हमारी बॉडी में सबसे भारी हिस्सा क्या है? स्किन का है. देन फिर आती है हमारी मसल्स, और मसल्स के बाद आते हैं हमारे बोन्स. इन सब का आपस में जुड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज़ मान लो कि अगर आप उठ के बैठे तो बोन अलग हो जाएगी, मसल अलग हो जाएगी, स्किन अलग हो जाएगी. बट ऐसा कभी नहीं होता. क्यों? क्योंकि इन सबको जोड़ के बैठा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू. अब कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ने से पहले ना कुछ बेसिक बातें बिल्कुल ध्यान में बिठा लेना. सबसे पहले तो इसके सेल्स के बीच की जगह, जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, या अंतःकोशिका जो भी जगह होती है उसके बीच की, ये ना थोड़ी लूज होती है. इनके बीच में ये जगह पाई जाती है. जबकि हमने एपिथेलियल टिश्यू में या उपकला ऊतक में पढ़ा था कि ये स्पेस जो है एब्सेंट होता है, क्योंकि उसका काम क्या था? प्रोटेक्शन का. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जैसे पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना, जो फ्लूइड लाइक होता है, पानी की तरह होता है. इसको हिंदी में हम कोशिका द्रव्य कहते हैं. पानी जैसा कहो या जेली जैसा होता है. ठीक है. तो कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी सेल्स होंगे ना, आपको उसका इसका जो साइटोप्लाज्म है ना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं मैट्रिक्स. हर जगह साइटोप्लाज्म के लिए एक वर्ड यूज़ होगा, याद रखना. उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स. अब ये मैट्रिक्स ना 3 तरीके का हो सकता है. सबसे पहले या तो ये बहुत पानी पानी सा होगा, तो हम कहेंगे ये फ्लूइड मैट्रिक्स है. दूसरा ये हो सकता है कि ये थोड़ा जेली जैसा होगा, मतलब सेमी सॉलिड होगा, तो हम कहेंगे ये सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है. और तीसरा हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा डेंस होगा, गाढ़ा होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? सॉलिड मैट्रिक्स कहेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से कनेक्टिव टिश्यू का ये मैट्रिक्स कैसा है, ठीक है, आगे चल के कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो सब पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो उसके जो भी फंक्शंस होते हैं ना वो उसके मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है. सो नाउ मूविंग टू कि कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के साथ, जिसमें पहला आता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी ढीला संयोजी ऊतक. लूज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसको ढीला क्यों कहा गया है? देखो एक चीज़, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे जो तुम्हें पिंक पिंक सा पार्ट दिख रहा है ना, ये इसका मैट्रिक्स है. क्या है? मैट्रिक्स. ठीक है. और इसमें तुम्हें कुछ ऐसे धागे से दिख रहे होंगे, इसको क्या कहेंगे? हम फाइबर कहेंगे. तो जिन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स जो है वो ज़्यादा होता है और फाइबर्स बहुत कम होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं, ढीले तरीके से व्यवस्थित होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम लूज कनेक्टिव टिश्यू या ढीला संयोजी ऊतक. ठीक है. ये चीज़ होगी याद. अब उसके बाद आता है स्ट्रक्चर की बात करेंगे. तो देखो स्ट्रक्चर, फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन मैट्रिक्स. एंड फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन क्या होता है इसका? सपोर्ट प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, और नरिशमेंट टू सराउंडिंग टिश्यूज़, और ये आसपास के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनको पोषण प्रदान करता है. नेक्स्ट, अब इसी लूज कनेक्टिव टिश्यू के ना 2 टाइप्स होते हैं फर्दर. पहला होता है एरियोलर टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? गर्तिका ऊतक. अब ये कहाँ मिलता है? अक्सर जो टिश्यू चैप्टर में से क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जाते हैं MCQ फॉर्मेट में, वो उसकी लोकेशन पे होते हैं. तो ये मिलता है हमें बीनीथ द स्किन, यानी स्किन के नीचे, बिटवीन मसल्स एंड ऑर्गन्स, यानी हमारी मांसपेशियों के और आंतरिक अंगों के बीच में. और इसका फंक्शन होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी का मतलब लचीलापन प्रोवाइड करता है, और जो स्किन है हमारी, ठीक है, त्वचा को बांध के रखता है किसके साथ? मसल्स के साथ, मांसपेशियों के साथ. फिर नेक्स्ट आता है एडिपोज टिश्यू. सो एडिपोज टिश्यू जो है वो, इसका दूसरा नाम होता है फैट स्टोरिंग टिश्यू. फैट स्टोरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी में जितना भी फैट है ये इसको स्टोर करके बैठा है.
और फैट्स क्या होते हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एडिपोज टिश्यू है यानी कि वसा ऊतक है, ठीक है, वो एक एनर्जी रिजर्व की तरह भी काम करता है। इसकी भी लोकेशन कहाँ है, बीनीथ द स्किन, ये भी हमको स्किन के नीचे मिलता है। इसके फंक्शंस क्या क्या हो गए, एनर्जी स्टोरेज तो पढ़ लिया हमने, प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करेगा ही करेगा। लास्ट होता है इंसुलेशन। देखो ये चीज़ आपने देखी होगी कि जो भी थोड़े हेल्दी लोग होते हैं, ठीक है, उनमें उनको ठंड कम लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में फ़ैट का या वसा का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब फ़ैट जो होता है ना, वो हमारी बॉडी हीट को बाहर एस्केप नहीं होने देता, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो हमारा इंसुलेशन में भी मदद कर रहा है। ऑल्सो एक चीज़ याद रखना कि जो एडिपोज टिश्यू है, अब टिश्यू है तो किसका बना होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स का बना होगा, यानी कोशिकाओं का बना होगा। तो इसकी कोशिकाओं या सेल्स का ना एक नाम होता है जो इसी के नाम के ऊपर है, दैट इज़ एडिपोसाइट्स, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि एडिपोसाइट्स जो हैं वो कौन से टिश्यू के सेल्स हैं, तो आप कहोगे ये एडिपोज टिश्यू या वसा ऊतक जो है ये उसके सेल्स हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड टाइप, यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू, घना संयोजी ऊतक। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें फाइबर्स की मात्रा क्या होगी, रेशो की मात्रा ज़्यादा है, और जो मैट्रिक्स है यानी जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड पार्ट है सेल का, वो कम होगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ, मोर फाइबर्स एंड लेस ग्राउंड सब्सटेंस। देखो मैट्रिक्स को ही ना हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं यहाँ पे, और ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। तो इनमें से कोई भी वर्ड आया आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें क्या है, फाइबर्स बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड है, घुसे पड़े एक दूसरे में, इतने ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फाइबर्स क्या प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, मजबूती प्रोवाइड करेंगे। अब ये ना दो टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि फाइबर्स की व्यवस्था कैसे है। अगर फाइबर्स जो है ना एक पैरेलली एक दूसरे के रखे गए हैं, एक पैटर्न में रखे गए हैं, तो इसको कहेंगे हम डेंस रेगुलर, यानी कि नियमित घना संयोजी ऊतक। और अगर ये फाइबर्स जो है ये एवी इधर उधर है, मतलब इनका कोई पैटर्न नहीं है, तो इसको कहेंगे हम डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि अनियमित घना संयोजी ऊतक, ठीक है। अब आपको ना इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। देखो जो डेंस रेगुलर है, जिसमें फाइबर्स अच्छे से एक पैटर्न में अरेंज्ड है, इसके दो एग्जाम्पल्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा टेंडन। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंडन और लिगामेंट्स, आपने इनका नाम बहुत बारी सुना होगा। जो लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, कई बार उनको इंजरी हो जाती है, लिगामेंट या टेंडन का टियर हो जाता है, फट जाते हैं, एंड देन दे हैव टू अंडरगो सर्जरी। जो टेंडन है फिगर में देखो, ठीक है, ये कनेक्ट करता है मांसपेशियों को हड्डी से, मसल टू बोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में कि इनमें से मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स मसल टू बोन या बोन टू बोन। तो हमेशा याद रखना, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाला कौन होता है, लिगामेंट, लेकिन एक मसल को, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला क्या होता है, टेंडन होता है, ठीक है। तो जैसे ये डायग्राम में देखो, दो हड्डियां हैं और बीच में जो येलो पार्ट है वो क्या है, लिगामेंट है, इसने जोड़ रखा है दो हड्डियों को, और जो रेड वाला पोर्शन है वो क्या है, आपका टेंडन है। तो ये तो था रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं डेंस इररेगुलर, यानी कि जहाँ पे फाइबर्स जो हैं वो बहुत उल्टे पुल्टे पड़े हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारी स्किन। स्किन को ही हम डर्मिस कहते हैं, ठीक है, ये हमारी स्किन में मिलता है। एंड दूसरा है पेरिकार्डियम। देखो जो हमारा हार्ट होता है ना, उसके पास की जो कवरिंग होती है, ठीक है, परत होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है, उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। तो ये दो लोकेशन है जहाँ पे हमारा डेंस इररेगुलर यानी कि अनियमित घना संयोजी ऊतक मिलता है। तो अभी तक हमने कवर कर लिया कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब ना कुछ अलग स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, विशेष, वो तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कार्टिलेज, ठीक है, जिसको हम उपासित कहते हैं। दूसरा होता है बोन यानी अस्थि, और तीसरा होता है ब्लड। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है देखो कार्टिलेज। देखो कार्टिलेज ना जो भी हमारी बॉडी में सबसे सॉफ्ट सा हिस्सा है, ठीक है, लचीला सा हिस्सा है, वहाँ प्रेजेंट होता है। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, सेमी रिजिड, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा, ना ही बहुत ज़्यादा पानी जैसा होगा। दूसरा ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होगा तभी लचीला होगा। और ए वैस्कुलर, मैंने बताया था वैस्कुलर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है। तो ए वैस्कुलर का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है। अब याद रखना, कॉन्ड्रॉइन नाम कार्टिलेज के मैट्रिक्स को कहते हैं, ठीक है। अभी तक तो हम वो पढ़ रहे थे ना, मैट्रिक्स जनरल पढ़ रहे थे, लेकिन याद रखना कि कार्टिलेज जो होता है उपासित, उसके मैट्रिक्स का एक नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रॉइन, ठीक है। और इसका मैट्रिक्स ना सख्त होता है लेकिन लचीला नहीं होता, सख्त होता है बट लचीला होता है, सॉरी, ठीक है। और जैसे हमने एडिपोज टिश्यू के सेल्स का नाम पढ़ा था ना, एडिपोसाइट्स, वैसे ही कार्टिलेज के सेल्स का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, देखो जहाँ पे ये सेल्स बैठे होते हैं, जिस जगह पे, उस जगह का नाम होता है लेक्यूना। उस जगह का नाम होता है लेक्यूना। आई एम रिपीटिंग इट अगेन,
फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम अभी चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे पास एक लोकेशन है ना बताने के लिए कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। तो इसी तरीके से जहाँ पे ये कार्टिलेज के सेल्स बैठे होते हैं, लोकेटेड होते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, लेक्यूना कहते हैं। तो कार्टिलेज के मैं फिर से 3 पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ कि इसके मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, कॉन्ड्रोइन। ये सख्त और इलास्टिक होता है, लचीला होता है। यहाँ कोई ब्लड की सप्लाई नहीं होती कार्टिलेज में, ठीक है। और इसके सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। जहाँ पे सेल्स बैठे होते हैं उस जगह का नाम क्या होता है, लेक्यूना। अब हमारी बॉडी में ना 3 टाइप के कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला कार्टिलेज कौन सी जगह पे बैठा है। जैसे ये आ सकता है कि नोज़ में कौन सा कार्टिलेज है, तो याद रखना कि हाईलाइन कार्टिलेज हमारी नोज़ में, ट्रैकिया में जो विंड पाइप होती है, श्वसन नली, और लेरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, इन 3 जगह पे हाईलाइन कार्टिलेज मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है इलास्टिक कार्टिलेज। ये हमारे बाहरी कान में जो बाहर का ऊपर का हिस्सा होता है ना, जो लचीला सा होता है, जिसको हम पिना कहते हैं, ये मिलता है वहाँ। और लास्ट आता है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइबर कार्टिलेज मिलता है हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। अब देखो पीछे आपको पता है ना कि हम सब में कितनी वर्टिब्रा होती है, ठीक है, 33 होती है, फिर बाद में वो 26 हो जाती है बड़े होने के बाद। तो उसके बीच में देखो हम झुकना जो है कर सकते हैं, ठीक है, झुकते हैं फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। तो बीच में ना कुछ लचीलापन सा होता है, वो एक कार्टिलेज होता है जिसको हम फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। और वो हमारी डिस्क होती है, वर्टिब्रा के बीच की डिस्क जो होती है उसी को हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, और वहाँ पे मौजूद होता है हमारा फाइब्रस कार्टिलेज। तो पहला स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज या ओपासिस जो है कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू बोन या अस्थि। बोन सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। जितने भी हमने संयोजियों तक पढ़े हैं अभी तक, उसमें सबसे हार्ड अगर पूछे कि कौन सा है तो वो है बोन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बोन का मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ना खनिज पाए जाते हैं। कौन से? कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है। जैसे हमने कार्टिलेज के सेल्स का नाम पढ़ा था, क्या था, कॉन्ड्रोसाइट्स, वैसे ही बोन के सेल्स जो होते हैं उनका एक नाम होता है जिसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। एक वर्ड हमेशा याद रखना, ऑस्टियो वर्ड कहीं पे भी आए तो मतलब वो बोन से रिलेटेड है। और जैसे उपासित या कार्टिलेज के सेल्स जिस जगह पे बैठे थे उसको हमने क्या कहा था, लेक्यूना। इसी तरीके से जहाँ पे बोन के सेल्स उपस्थित होते हैं उस जगह को हम कहते हैं लेक्यूना। ये साइड में फिगर में देखो ऐसे दिखता है कुछ हमारा बोन का एक सेल। अब फंक्शन क्या होता है बोन का? बोन ऑब्वियसली हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सहायता, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। मिनरल स्टोरेज, क्योंकि क्या है बोन के अंदर क्या है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कहते हैं ना बचपन से कि दूध पियो, क्यों? क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम होता है, ठीक है, और वो हड्डियां मजबूत करता है। तो ये क्या स्टोर करके बैठा है, हमारे कैल्शियम को और फॉस्फोरस को, खनिज को। और लास्ट आता है ब्लड सेल प्रोडक्शन। ब्लड के सेल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। रक्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं? जैसे आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी होती है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स होती हैं। तो इन सब का जो प्रोडक्शन है ये बनती कहाँ पर है? बोन में ही बनती है। इनफैक्ट बोन का एक हिस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो। आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि रेड बोन मैरो जो है वो हमारे ब्लड सेल्स जो है उनको प्रोड्यूस करता है, उनका उत्पादन करता है। सो दिस वॉज अबाउट बोन। नाउ कमिंग टू द लास्ट कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ ब्लड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्लड एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशली, ठीक है, जिसके अंदर कोई फाइबर्स या रेशे नहीं मिलते। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, दैट इज़ योर ब्लड। और क्योंकि इसके अंदर फाइबर नहीं है, सिर्फ फ्लूइड ही फ्लूइड मिलता है मैट्रिक्स में, यानी कि इसका जो कोशिका द्रव्य है वो सिर्फ पानी जैसे पदार्थ से बना हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। और इसके मैट्रिक्स का क्या नाम होता है, प्लाज्मा, ठीक है। जो फ्लूइड पार्ट है उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा। अब देखो ब्लड के सेल्स मैंने बताया 3 होते हैं, आरबीसी जिनका दूसरा नाम क्या होता है, इराइथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। कई बार आपको ये जनरल नाम ना देके आपको थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या इराइथ्रोसाइट्स देके क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आरबीसीज का फंक्शन हम सबको पता है, बचपन से बड़ा है कि देखो आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का वो होता है, प्रोटीन होता है, और वो हमारी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाता है। डब्ल्यूबीसीज की बात करेंगे तो ये देखो ये क्या करते हैं, डिफेंस, बॉडी से जो भी बाहर के वो रोगजनक कीटाणु आते हैं उनसे रक्षा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, डिफेंस मैकेनिज्म किसका है, डब्ल्यूबीसीज का। और लास्ट आते हैं प्लेटलेट्स का। सो देखो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जब भी हमें चोट लग जाती है तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे क्या होता है, एक ब्लड का थक्का सा क्लॉट बन जाता है और फिर धीरे धीरे वो एरिया रिपेयर हो जाता है, हील कर जाता है। तो इसका मतलब प्लेटलेट्स मदद करती है हमारी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर या फिर खून का थक्का बनाने में। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो हमारा आरबीसीज कर रहा है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, देखो जो भी खाना हम खाते हैं, ठीक है, वो बाद में ब्लड के थ्रू ही तो जाता है ना हर एक सेल के अंदर जब उसका पाचन हो जाता है। और फिर उसके बाद हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स को भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ही करता है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही जाते हैं अपने टारगेट के पास। और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब रोगों से
वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी कौन कर रहा है, हमारे WBCs, जो कि एक टाइप के क्या है, ब्लड सेल्स ही हैं। तो ये सारे फंक्शंस हो गए हमारे ब्लड के। हालांकि ब्लड खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और क्लास 11th में बहुत अच्छे से इसके एक कंपोनेंट को पढ़ाया गया है, बट पहले अभी हम कवर करते हैं क्लास 9th, बाद में जब हम 11th कवर करेंगे तो ये टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू MCQ क्वेश्चंस। ये था हमारा पूरा संयोजियों तक। अब कुछ पहले MCQ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आंसर राइटिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स मसल टू बोन? मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी, टेंडन यानी कंडरा। नेक्स्ट है विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट इन द बॉडी? वसा को संचित कौन करता है? तो ये है वसा ऊतक यानी कि एडिपोस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? अभी बताया था मैंने, फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि उसके मैट्रिक्स में कोई भी फाइबर नहीं पाए जाते, और वो कौन सा है हमारा? रक्त यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ब्लड। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स फाउंड इन? सी से कॉन्ड्रोसाइट्स, और कॉन्ड्रोसाइट्स कौन से टिश्यू के सेल्स को कहते हैं? कार्टिलेज। ठीक है, सी से कॉन्ड्रोसाइट्स एंड सी से कार्टिलेज, ध्यान रहेगा। सो ऑप्शन नंबर बी, कार्टिलेज या उपासित। नेक्स्ट लिगामेंट्स कनेक्ट। लिगामेंट्स यानी कि अस्थिबंध कनेक्ट करता है किसको? बोन टू बोन, ऑप्शन नंबर सी, हड्डी को हड्डी से। नेक्स्ट द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ? कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है वो किसका बना हुआ होता है? दैट इज कॉन्ड्रोइन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द बोन मैट्रिक्स इज रिच इन? मैंने बताया बोन किसका होता है? मिनरल जो है उसको स्टोर करके बैठता है, और उसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। सो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट इज द आंसर। देन विच कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बीनीथ द स्किन एंड बिटवीन ऑर्गन्स? इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक, ठीक है, त्वचा के नीचे मिलता है और आंतरिक अंगों के बीच में मिलता है? सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, एरियोलर या गर्तिका ऊतक। विच कनेक्टिव टिश्यू हैज़ कोलेजन फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर? मैंने बताया था कि देखो जो आपके फाइबर्स होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में, या तो वो पैरेलली अरेंज्ड होंगे, ठीक है, या फिर क्या होगा, वो बिखरे हुए से होते हैं। तो पैरेलल किस में होते हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में, घने नियमित शंकुधारी ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? इसमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन एंड CO2 कौन करवाता है? हमारा RBCs, जो कि किसका हिस्सा है? ब्लड का। तो ये तो है आंसर हमारा। देन ऑप्शन नंबर बी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। यस, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बाइंडिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी शरीर के अंगों को जोड़ने का भी काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण करना न्यूट्रिएंट्स का, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे किसी भी कनेक्टिव टिश्यू का जो फंक्शन है वो नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सो दीज वर द MCQ क्वेश्चंस, और अब चलते हैं हम अपने आंसर राइटिंग क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एल्डरली पर्सनस स्किन बिकम्स रिंकल्ड एंड लूजेस इट्स इलास्टिसिटी ओवर टाइम? एक बुजुर्ग व्यक्ति की त्वचा झुर्रियों वाली हो जाती है और समय के साथ अपनी लचीलापन को खो देती है। साइमल्टेनियसली देयर बोन्स बिकम ब्रिटल एंड प्रोन टू फ्रैक्चर्स, साथ ही उनकी हड्डियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, और उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। आइडेंटिफाई द टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व, तो हमें बताना है कि इन दोनों ही कंडीशन में कौन सा संयोजी ऊतक जो है वो इन्वॉल्व होता है, एंड द स्पेसिफिक प्रोटीन फाइबर, और कौन सा वो फाइबर है, ठीक है, जिसकी कमी से और जिसके हार्डन होने से, ठीक है, ये बदलाव आते हैं कि जो स्किन है वो लूज हो जाती है और जो बोन्स है वो प्रोन टू फ्रैक्चर्स हो जाती है। तो देखो स्किन लूज किसकी वजह से होगी? स्किन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट था? हमारा एरियोलर यानी कि गर्तिका ऊतक था, ठीक है, और उसके अंदर कौन से फाइबर्स मौजूद होते हैं? इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। और जो ये हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो हड्डियों में कौन सा टिश्यू होगा? ऑब्वियसली बोन टिश्यू जो होता है, अस्थि होती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू फाइबर्स, वो पूछ रहा है कि ये कौन से फाइबर्स में बदलाव आने की वजह से होता है, ठीक है। जो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, स्किन का लचीलापन जो कम हो जाता है, वो ब्रेक डाउन होता है किसके टूटने से? इलास्टिन फाइबर से, ठीक है। तो एरियोलर या कर्तिका ऊतक के अंदर हमारे इलास्टिन फाइबर्स होते हैं जो टूटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एजिंग होती है और स्किन ढीली पड़ जाती है। जबकि बोन जो है, हड्डियां या अस्थि जो हैं वो टूटने लग जाती हैं क्योंकि उसके अंदर का जो कोलेजन फाइबर्स होता है उनका लॉस हो जाता है। आपने कई बार ही सुना होगा एड्स में कि एक उम्र के बाद 30 के बाद जो है आपका कोलेजन धीरे धीरे कम होता है, हड्डियां धीरे धीरे क्या होती है? कमज़ोर होती हैं, ठीक है। और दूसरा जो रीज़न है हड्डियों के कमज़ोर होने का है वो है एक्सेसिव मिनरलाइजेशन। मैंने अभी बताया आपको कि हड्डियाँ जो हैं उस कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी हुई हैं, ठीक है। उसके अंदर खनिज ये दोनों मौजूद होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको हम कह सकते हैं, ठीक। तो
तो ये क्या करते हैं, इनका एक्सेसिव मिनरलाइजेशन होता है। जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तब भी क्या होता है, बोन जो है वो ब्रिटल हो जाती है एंड प्रोन टू फ्रैक्चर्स हो जाती है। सो ये था हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसको हमने अकॉर्डिंगली जैसे उसने पूछा वैसे आंसर कर दिया। ठीक है, नाउ इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी डायग्राम की, टू द पॉइंट आंसर करना था। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A gymnast can bend their body with great flexibility, yet their joints remain stable and don't easily dislocate. इसका मतलब कि एक जिमनास्ट, ठीक है, वो अपनी बॉडी को ना बहुत ज़्यादा लचीलेपन के साथ फोल्ड कर सकता है, तब भी उसके जॉइंट्स जो हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं और डिसलोकेट नहीं होते, इधर उधर टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट द 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट अलाउ दिस बैलेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो तुमको ये बताना है कि इसमें कौन से 2 कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ, मजबूती भी बनी हुई है और फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये कौन से 2 टिश्यूज़ होंगे हमारे, लिगामेंट और टेंडन। क्यों? क्योंकि देखो झुकने में, फ्लेक्सिबिलिटी में, बॉडी मूव करने में क्या इन्वॉल्व है, हमारी बोन्स और मसल्स इन्वॉल्व है, और बोन्स और मसल्स को कौन जोड़ता है आपस में, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट जो है, ठीक है, अस्थि बंध जोड़ती है अस्थियों को, बोन टू बोन को, और टेंडन यानी कि जो कंडरा होता है वो जोड़ता है मसल को आपकी बोन से। तो आंसर लिखेंगे हम लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो हैं ये कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन को, ये काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जिसकी वजह से जो जिमनास्ट है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। जबकि टेंडन्स की अगर मैं बात करूँ, कंडरा की, ठीक है, तो ये कनेक्ट करते हैं मसल को बोन से, अस्थि को मांसपेशियों से। ये काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं, सख्त होते हैं, फाइब्रस होते हैं, और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड होती है, बट जान, ताकत, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और मैट्रिक्स लास्ट में वो बोल रहा है कि तुम्हें ना इसके बीच का एक डिफरेंस भी बताना है, तो तुम मैट्रिक्स का डिफरेंस बताओगे कि दोनों के मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। मैट्रिक्स का मतलब वही साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य। तो जो लिगामेंट्स होते हैं ना, उसके मैट्रिक्स में कौन से फाइबर्स होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर्स। वाइल जो टेंडन या कंडरा होता है ना, उसमें वाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं। देखो ये वाला टॉपिक थोड़ा मैंने ना आपको, थोड़ा क्या मैं ये कहूँगी कि मैंने 11th स्टैंडर्ड के लेवल का पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि 9th में तो कुछ था ही नहीं खास। ठीक है, और इतना आसान EMRS मुझे लगता नहीं है देने वाला है। पिछले साल का भी आप पेपर देखोगे 23 का, तो 60% पेपर जो है वो 11th-12th स्टैंडर्ड का ही है। ठीक, तो जो लिगामेंट्स है उसमें याद रखना कि कौन से फाइबर्स होती हैं, येलो फाइबर्स होती हैं, दैट इज इलास्टिक, येलो इलास्टिक फाइबर्स। और टेंडेंस में कौन से होते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, इसका डायग्राम मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सी, ये हमारे टेंडन इस तरीके से, और ये हमारा लिगामेंट। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट दोनों के अंदर फाइबर्स जो है उसका डिफरेंस होता है। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ड्यूरिंग अ डीप सी डाइव और इन एक्सट्रीम कोल्ड, the body relies on 2 specialized tissues, one for energy storage and insulation and another for providing a flexible framework to structures like external ear and nose tip। जब भी कोई नदी के अंदर गोते लगाता है या एक्सट्रीम ठंडी जगह पे होता है, तो बॉडी जो है ना वो 2 कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, संयोजी ऊतक के ऊपर आधारित रहती है। एक जो एनर्जी स्टोर करता है और इंसुलेशन यानी कि बॉडी की जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देता, एंड दूसरा जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे बॉडी के लचीले पार्ट्स हैं, जैसे कि एक्सटर्नल बाहरी कान हो गया या नोज़ की टिप हो गई। हमने क्या करना है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, पार्ट ABCD में डिवाइडेड है, हमको उसी हिसाब से इसको आंसर करना है। सो सबसे पहले है कि नेम दिस टिश्यूज, इन दोनों टिश्यू का नाम बताना है। ठीक है, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी में मदद कर रहा है एंड दूसरा जो एनर्जी स्टोरेज में मदद कर रहा है। तो एनर्जी स्टोरेज वाला कौन सा होगा, एडिपोज टिश्यू, आपको पता है फैट स्टोर करके बैठता है वो। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, उपासेज जिसको हम कहते हैं। इसका जो हिंदी वाला आंसर है ना वो मैं दूसरी स्लाइड में ऐड कर दूंगी, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था, इसलिए अभी हम इंग्लिश वाले से समझ लो। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर इसका ए जो है आंसर का, दैट इज सेल टाइप्स। इसके हमें सेल के टाइप्स बताने हैं। तो आपको पता है कि एडिपोज टिश्यू के सेल को हम क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स। ठीक है, और कार्टिलेज के सेल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। पार्ट बी कह रहा है नेचर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका मैट्रिक्स कैसा होता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू का मैट्रिक्स कैसा था, फ्लूइड लाइक था, जिसके अंदर फाइबर्स जो थे बहुत कम थे, जबकि कार्टिलेज का क्या था, सॉलिड था, और प्लायबल का मतलब वही लचीलापन, फ्लेक्सिबल था। थर्ड पार्ट कह रहा है वेस्कुलैरिटी, क्या इसमें ब्लड सप्लाई होती है। तो एडिपोज टिश्यू में तो देखो हाई वेस्कुलैरिटी होती है, यानी कि ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कार्टिलेज में मैंने पढ़ाया था कि वहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं, एवैस्कुलर। फिर हमें बताना है लास्ट में दोनों का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। तो एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है, इंसुलेशन का फंक्शन है, वो बॉडी हीट को रिटेन करके बैठता है, लॉस नहीं होने देता। ठीक है, और कार्टिलेज की बात करेंगे तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन प्रोवाइड करता है। इसका हिंदी वाला आंसर मैं यहाँ पे स्लाइड में अटैच कर देती हूँ। ठीक है, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो वहाँ से नोट्स ड्रॉ कर सकते हैं।
सो या ये रहा हमारा हिंदी वाला, इसको भी मैंने ABCD ऑप्शन जो है उसके हिसाब से लिख दिया है सेम, तो आप ये रीड कर लेना. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. During a medical checkup, a patient's blood report shows a significantly low count of platelets and a high count of WBCs. Based on your knowledge of fluid connective tissue, predict two potential health complications the patient might face and explain the primary role of third type of blood cell that was not mentioned. ओके शॉर्ट में मैं समझाती हूँ कि एक बंदा ब्लड चेकअप के लिए गया अपना, ठीक है, उसे दिखता है कि उसके प्लेटलेट्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो जितनी नॉर्मल रेंज होती है उससे कम है, और जो वाइट ब्लड सेल्स यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं उसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है. तो हमें बताना है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हुई है. और तीसरे टाइप ऑफ ब्लड सेल्स को जो है दैट इज़ RBCs, इसको मेंशन नहीं कर रखा है इसने, ठीक है. ये बोल रहा है कि आपको तीसरे टाइप ऑफ ब्लड सेल का नाम बताना है, ठीक है, और उसका क्या मेन फंक्शन होता है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी हमारा 3 मार्क क्वेश्चन के अंदर ही आएगा. तो इसका आंसर कैसे करोगे? सबसे पहले कि अगर किसी की प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट का क्या काम होता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है. दैट मीन्स इसका ब्लड जो है अगर थोड़ी भी इंजरी होती है तो वो क्लॉट नहीं कर पाएगा और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं हेमोरेज, ठीक है. दूसरा, WBC काउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. दैट मीन्स कि इसकी बॉडी के अंदर ना कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि WBCs क्या होते हैं, ये हमारे वो सेल्स होते हैं जो किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं किसी भी बाहरी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, जिसको हम एंटीजन कहते हैं. सिंपल भाषा में मैं बताऊँ, ठीक है, तो दैट इज़ WBC आपके बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करते हैं. तो अगर किसी भी ब्लड टेस्ट में जब कहते हैं ना डॉक्टर आपको लगता है कि आपको कोई टाइफाइड तो नहीं है, मलेरिया नहीं है, सबसे पहले वो बोलता है कि ब्लड टेस्ट कराओ. क्यों? क्योंकि ब्लड टेस्ट में इन्हीं WBCs का नंबर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, जिससे ये पता लगता है कि हाँ कोई तो इन्फेक्शन है. फिर फर्दर जो है क्या कहते हैं वो इन्फेक्शन कन्फर्म करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट कराते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि इस बंदे का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, इन्फेक्शन ज़्यादा है और WBC ज़्यादा है. देन उसके बाद नेक्स्ट आता है रोल ऑफ द थर्ड सेल. हमें बताना है कि जो तीसरे सेल्स होते हैं RBC या इराइथ्रोसाइट्स, इसका क्या फंक्शन होता है. अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे RBCs के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, एक प्रोटीन, ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी ऑक्सीजन के साथ और CO2 गैसेस के साथ जो है वो बाइंड करता है और ऑक्सीजन को डिलीवर करता है हर एक बॉडी के सेल या टिश्यू के पास, ठीक है. सो दैट वाज इट फॉर दिस आंसर. ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 3 पॉइंट्स थे, वो कर दिया हमने. अब देखो कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि 9th-10th का सिलेबस है, वाई आर यू कवरिंग 11th का टॉपिक. देखो यार, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये 9th-10th में सिर्फ एक पैराग्राफ में ख़त्म है. इतना आसान पेपर EMRS नहीं पूछेगा. तो जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मैं बेसिकली 9th-10th को ही फोकस करके चल रही हूँ, लेकिन जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा तो मैं पढ़ा ही सकती हूँ 11th का, क्योंकि ज़रूरी है इतना, अदरवाइज़ आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे. तो मैं बेसिकली सिर्फ उनके अंदर ये टॉपिक्स इंक्लूड कर रही हूँ 11th वाले. बाकी हम अभी 80-90% जो है 10th ही कवर कर रहे हैं. 11th-12th के लिए तो वील स्टार्ट सेपरेटली. अगर टाइम बचता है Tier 2 में तो हम 11th-12th स्टार्ट करेंगे, वरना भी हम 9th-10th पे ही फोकस कर रहे हैं. ऑल्सो ऐसे क्वेश्चंस कराने का फ़ायदा ये है कि अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो आपको आइडिया होगा कि कैसे हैंडल करना है. डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मान लो आता है कि बोन क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स क्या होता है उसका, ठीक है, उसके सेल को क्या कहते हैं, तो ये तो आप वैसे भी नॉर्मली आंसर कर दोगे. लेकिन ऐसे स्टेटमेंट वाले अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो वहाँ पे बेनिफिट देगी. वैसे भी अगर आप टफ चीज़ें प्रैक्टिस करके जाते हो तो आसान चीज़ें तो आसानी से ही हो जाती है एग्जाम में. सो दैट इज़ वाई मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा रही हूँ. बाकी आप लोग अपना फीडबैक देना. एंड येस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो इसकी किसी भी तरीके से बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नो मैटर फॉर किसी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, उसके लिए ये सारा ही कंटेंट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बायो को कवर करता है, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम. एंड ऑल्सो एक चीज़ मुझे कहनी थी कि आई एम वर्किंग, सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम से कम वीक में 4 to 5 वीडियोस जो हैं वो लेकर आ सकूं. तो अगर किसी दिन वीडियो मिस होती है तो आप समझ जाना कि नेक्स्ट डे वीडियो आई जाएगी. मतलब मैं ऑल्टरनेट डे सोच रही हूँ वीडियोस डालने का. अभी इस वीक आई हैड टाइम तो मैंने फिल्म कर ली थी एंड मैंने बैक टू बैक डाल दिए, बट आई विल ट्राई पोस्टिंग 4 to 5 टाइम्स अ वीक. एंड येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.